नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे चार धाम की तैयारी, सुविधाएं मिलेंगी भारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देश और दुनिया की नजर रहती है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हर स्तर पर कार्य किए जाएं। ये यात्रा राज्य की लाइफलाइन है और आर्थिकी का बड़ा माध्यम है। पिछले साल की यात्रा में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आगे की योजना पर कार्य किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से परेशानी न हो। चारधाम यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही पशुपालन विभाग समय पर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करे और साथ ही यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त संख्या में गर्म पानी और चारे की व्यवस्था उपलब्ध रहे। यात्रा शुरू होने से पहले सक्रिय मार्गों का चौड़ीकरण और जिन स्थानों पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं को अनावश्यक रूप से रुकना न पड़े। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2025 के लिए एक बार फिर से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। इसके लिए बसंत पंचमी पर चार धामों में से एक श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी गई। अपार श्रद्धा और भक्ति से सराबोर लोग हर साल लाखों की संख्या में चार धाम की यात्रा करते हैं। ऐसे में कुछ भक्त वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन करते हैं, मगर अब वीआईपी दर्शन करने वालों के लिए बुरी खबर है। इस बार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। खासतौर पर पहले 1 महीने कोई वीआईपी दर्शन नहीं कर सकेगा। वहीं विपक्षी पार्टियों का कहना है कि सरकार चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियों का दावा तो करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आता। हर बार बड़े बड़े दावों के साथ परेशानी आम श्रद्धालुओं को ही उठानी पड़ती है। आज इसी पर होगी चर्चा। एक रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर देश और दुनिया की नजर रहती है, जिसको लेकर यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो। चारधाम यात्रा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग टेस्ट की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही पशुपालन विभाग समय पर घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी करे। साथ ही यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के लिए पर्याप्त संख्या में गर्म पानी और चारे की व्यवस्था उपलब्ध रहे। यात्रा शुरू होने से पहले सक्रिय मार्गों का चौड़ीकरण और जिन स्थानों पर सड़क निर्माण से संबंधित कार्य चल रहे हैं उन्हें पूर्ण किया जाए। वहीं चार धाम यात्रा में आने वाले वाहन चालकों को अब ग्रीन कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। इस बार ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था को और भी सुगम बना दिया है। देहरादून आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चार धाम यात्रा के लिए 1 माह पहले ही ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। पीली प्लेट की जितनी भी गाड़ियां हैं उनके लिए ही ग्रीन कार्ड बनाना जरूरी होगा, चाहे वे प्रदेश की हो या बाहरी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है। बिना फिटनेस के वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। चारधाम यात्रा हमारे राज्य की आर्थिकी का और लोगों के व्यापार का, और मैं कहूँ तो चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं। उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में ज़रूरी अवस्थापनाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है। और अब ये लगातार हमारे सभी जिलाधिकारी और सभी विभागों के लोग लगातार यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए निरंतर इसमें अनवरत रूप से समीक्षा करते रहेंगे और तैयारियां करते रहेंगे। लेकर के सभी को बड़ा संकल्पित किया है और सभी के अंदर बड़ी शक्ति प्रदान की है, ऊर्जा प्रदान की है, ताकि हम चार धाम यात्रा सुचारू रूप से चलाएं। बड़े अच्छे सुझाव लोगों के आए, सभी अधिकारियों के आए
और निश्चित रूप में ये आने वाली चार धाम यात्रा जो है बड़ी सुचारू रूप से चलेगी और बड़ी सरलता से चलेगी। और इसके अंदर सारी व्यवस्थाओं को हमने देखा है। इसमें लोकल जो हमारे टैक्सी वाले हैं, मिनी बस ऑपरेटर्स हैं, उनका भी सहयोग हमें चाहिए। तीर्थ पुरोहितों का सहयोग चाहिए, होम स्टे का सहयोग चाहिए, होटलियर्स का सहयोग चाहिए और सभी का सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप में हमारी चार धाम यात्रा सफल होगी। देखिए, चारधाम यात्रा में कोई भी कॉमर्शियल वाहन जाता है जो पीली प्लेट का वाहन है, चाहे वो बस हो, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो या उत्तराखंड के बाहर का हो, उसको ग्रीन कार्ड लेना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड एक फिटनेस सर्टिफिकेट है, बिना फिटनेस करे हुए ग्रीन कार्ड इशू नहीं होता है। छोटी गाड़ी की 400 रुपये फीस होती है, बड़ी गाड़ी की 600 रुपये फीस होती है। उसकी फिटनेस होने के बाद उसको ऑनलाइन ही ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक ली। इससे पहले 5 फरवरी को हुई बैठक में पहले ही तय किया जा चुका है कि इस बार वीआईपी दर्शन की व्यवस्था नहीं होगी। वहीं चारों धामों में हर बार लाखों की संख्या में आम श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन करने आते हैं, जिनको मौसम की मार, रोड की दुर्दशा, चारों धामों में अव्यवस्थाओं से 2-4 होना ही पड़ता है। वहीं विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल जाता है। और हो भी क्यों ना, जब सब सही होगा तो कोई बोलेगा भी क्यों। इस वजह से सरकार कामों की बात कर रही है और विपक्ष कमियों को गिनवाने का काम। हम यात्रा को लेकर के सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। पिछले साल हमने देखा कि चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं के कारण हजारों श्रद्धालुओं को बिना रजिस्ट्रेशन के ही वापस लौटना पड़ा। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव हमने देखा, जिस कारण बहुत से श्रद्धालुओं की जानें भी चली गई थी। और जिस तरीके से आपने देखा चार धाम क्षेत्रों में जो जाम लगा, उससे अव्यवस्थाएं और हावी हुई। और इस बार भी सरकार चार धाम की तैयारियों को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी कर रही, लेकिन धरातल पर व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं। और अभी जो रजिस्ट्रेशन और डेस्टिनेशन पॉलिसी सरकार लेकर के आई है, उसका विरोध शुरू हो गया है। जो हमारी ट्रेड यूनियनें हैं, जो होटल एसोसिएशन है, जो टैक्सी एनर्स एसोसिएशन है, चार धाम महापंचायत है, उन्होंने महापंचायत की घोषणा कर दी है। तो सरकार चारधाम यात्रा में जो भी व्यवस्थाएं सुधारना चाहती है वो युद्ध स्तर पर सुधारनी चाहिए। हम यात्रा की तैयारियां पर सरकार अब फोकस कर रही है, लेकिन उसमें मैं चाहूंगा कि पुख्ता व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो कमियां पिछले सालों रही हैं उन पर थोड़ा सी एक्सरसाइज करके उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि जो भी हमारे यहाँ पर तीर्थाटन के लिए आते हैं जो लोग, उनको समुचित सुविधाएं प्राप्त हो सके। और ये सरकार का दायित्व है कि उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया कराएं। जो हमारी पिछली चारों धाम यात्रा रही वो बहुत ही सफलतापूर्वक पूर्ण हुई है। कुछ जो थोड़ी बहुत कमी आई थी उन सब चीज़ों को भी देखते हुए और आगामी जो चारों धाम यात्रा हमारी होने वाली है उसको भी लेकर आज सचिवालय में बैठक भी हुई है। लगातार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपनी नज़र बनाए हुए हैं और हमारे यहाँ पूरा उत्तराखंड तीर्थ पर्यटन पर ही डिपेंड होता रहता है। और चारों धाम हमारे यहाँ वास करते देवभूमि उत्तराखंड को कही जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चार धाम यात्रा जो शुरू होने वाली है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी गंभीर हैं और उसको लेकर लगातार बैठक का दौर जारी है। आपको बता दें, सरकार चार धाम यात्रा में अपनी तैयारियों में जुट गई है। आप भी तैयारी कर लें। अगर आप देवभूमि आ रहे हैं और इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर खुलेंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम 4 मई को खोला जाएगा। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त भी बता दिया गया है। केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को सुबह 7 बजे खोल दिए जाएंगे। बैसाख मास मिथुन राशि वृष लगन में विधि विधान से कपाट खोले जाएंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक बड़ी जानकारी पाकिस्तान से सामने आ रही। पहले उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बताते हैं पाकिस्तान से। बड़ी खबर, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक की गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ट्रेन में सवार 120 सवारियों को बंधक बनाया गया।
मुजाफर एक्सप्रेस को बीएलए ने हाईजैक किया। बंधकों में पाकिस्तान के कई सैन्य अफसर भी शामिल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बंधकों में पाकिस्तान के कई सैन्य अफसर भी शामिल। पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बंधकों में पाकिस्तान के कई सैन्य अफसर भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में राजेश बिष्ट जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। आशीष सैनी है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। दीपक रावत जी हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। राजेश सेमवाल हैं, तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम। रत्नमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत राजेश बिष्ट जी के साथ में करेंगे। राजेश जी, चार धाम की तैयारियां तेजी के साथ में हैं। हर बार हम चार धाम की यात्रा से पहले चर्चा इस तरीके से ही करते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ खामियां जरूर आती है। नतीजन इस बार हमने देखा था कि यात्रियों की संख्या में 10 लाख से ज्यादा की कमी आई थी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसा क्यों हुआ था? जब आपकी ओर से तैयारियों का पूरा दावा किया जाता है तो फिर ये सच बदल कैसे जाता धरातल पर? गरिमा जी, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में हम लोगों का जन्म हुआ और ऐसे चार धाम जो दर्शनों के हिसाब से भी और श्रद्धा के हिसाब से भी और मोक्ष के हिसाब से भी इस उत्तराखंड की पावन धरती पे विराजमान है। माँ गंगा, माँ जमुना का उद्गम स्थली अगर है तो उत्तराखंड है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड का प्रत्येक वासी अपने आप को खुद सौभाग्यशाली समझता है कि उसने इस पावन धरती पे जन्म लिया। साथ ही हम लोग अब व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। चार धाम यात्रा अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है और आपने बात कही कि हम लोग संख्या बताते हैं और बाद में संख्या में अगर कोई कमी आती है तो संख्या में कमी क्यों आई है। देखिए, पिछली बारी की डिबेट्स का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब हमने एक आंकड़ा तय किया था अपनी पुरानी यात्राओं को, पुरानी व्यवस्थाओं को देखते हुए, जिस हिसाब से श्रद्धालु निरंतर उत्तराखंड के अंदर आ रहे थे, अब उसमें एक संख्या अनुमानित होती है और अनुमानित संख्या जब हमने बताई थी और हमने कहा हमने पिछले सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, तो उस समय हमारे विपक्षी साथियों ने बड़ा सवाल खड़ा किया था कि आप लोगों की व्यवस्थाओं में कमी है, श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं और आप लोग ये कमी करते हैं और वो कमी करते हैं। उस बात से मुझे ये समझ आता है कि जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं निरंतर पिछले सीजन में रही, जिस तरह से लगातार सड़कों में भूस्खलन आता रहा और जिस भारी मात्रा में बारिश हुई है, उसमें जब श्रद्धालुओं को संदेश गया कि इस समय बारिश का समय यह है, इस बीच यात्रा स्थगित हो गई है, इस समय यात्रा रोकी गई है, तो उसमें किसी भी सरकार का प्रेडिक्शन कम होना ज्यादा होना अपने आप में लाजमी है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन हाँ, देश विदेश से जो महत्वपूर्ण यात्रा में लोग जहां से भी आते हैं, जिस भाव से भी आते हैं, जिस संख्या में भी आते हैं, प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनको अच्छी व्यवस्थाएं दें, चाहे बिजली की हो, पानी की हो, सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, और जो उन मार्गों पे चलने वाली व्यवस्था होते हैं, जैसे घोड़े खच्चरों की बात आ रही है, सड़क मार्ग की बात आ रही है, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये अभी बैठक रखी गई है, करीब 1.25 माह पहले रखी जा रही है, और ये जो बैठक रखी गई है इसका फायदा जो यात्री आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और जो इस समय जो व्यवस्थाएं उन्होंने बदलाव की हैं या जिन व्यवस्थाओं में पिछले जो यात्राएं हैं उनको देख के सरकार को सीखने का मौका मिला। देखिए, कोई भी सरकार कहीं पे भी होती है और जब जिस संख्या में लोग इस उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में आते हैं, उसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स जितने हमारे उत्तराखंड के अंदर है उन सब जगहों पे आते हैं, उससे सरकार को हर एक साल अगर कोई कमियां होती हैं तो उससे नए सुधार करने की एक उम्मीद भी बनी रहती है और उन सुधारों को करने का सरकार का प्रयास भी रहता है। तो मैं ये मानता हूं कि जो श्रद्धालु चार धाम में आएंगे वो निसंकोच आए, उनके लिए अच्छी व्यवस्थाओं की पूरी सरकार ने जिम्मेदारी ले रखी है। आप लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं करेगी और भगवान ना करे मौसम के हिसाब से या कोई अव्यवस्था आपके हिसाब से अगर होती है तो सरकार
हर तरह से आपकी परेशानी में खड़ी है। आपकी यात्रा कैसे सुगम होगी, सफल होगी, और जिस भाव से आप उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, जिस मंशा से आप उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सरकार सारी यात्रा को अच्छे तरीके से निभाएगी। इस बात को मैं आपके चैनल के हिसाब से पूरे देश को कहना चाहूंगा। जी ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में कुछ और मेहमान लगातार बने हुए। हमारे साथ में आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, हर बार पूरी तैयारियों का दावा किया जाता है, लेकिन सर धरातल पर सच्चाई कुछ और क्यों होती है, और इस बार के लिए कितनी तैयार है सरकार? क्या लग रहा है विपक्ष को? देखिए, सरकार अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करती है, बढ़िया अच्छे तरीके से, और लेकिन समस्या सरकार की तैयारियों में नहीं आती। समस्या आती है जो तैयारी करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं, उनमें जब कमी होती है। हम लोग ये कोशिश करें कि जो आज मुख्यमंत्री जी ने तय किया है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई कमियां ना हो, और बहुत अच्छे ढंग से सरकार इन कामों को पूरा करने का काम करे। जिस समय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बयान उनका जारी होता है तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत बढ़िया, और लेकिन जब यात्रा देखते हैं तो तब कुछ और है, उस पर परिवर्तन ना हो। बस मैं केवल इतना ही चाहता हूँ, और ये यात्रा सुगम हो, अच्छी हो, और बाहर के यात्री आए और धन्यवाद देकर जाएं। ठीक है सर। दीपक रावत जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। सर, तैयारियां पूरी होती हैं तो ये लोगों की संख्या में कमी कैसे आ जाती है? गरिमा जी, देखिए, सरकार पहली बार तो ऐसा है नहीं कि पहली बार ही चारधाम यात्रा हो रही है, हजारों वर्षों से चली आ रही है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार हो या पूर्व में रही जो सरकारें हैं कांग्रेस की, या उससे पूर्व में जब ये प्रदेश उत्तर प्रदेश में था तब भी ये यात्रा इसी तरह से चलती रही। अब विषय यह है कि हर बार सरकार तैयारी करती है, हर बार। इस बार अच्छी बात है कि सरकार ने वो आंकड़े प्रस्तुत नहीं करे जो आंकड़े 2024-25 में थे, और उन्होंने कहा था कि हम पुराने आंकड़ों का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। निश्चित रूप से अच्छा कदम है। एक पिछली बार गरिमा जी आप ही के चैनल में हम लोग बैठे हुए थे, एक साल कब कटा, कब दोबारा से यात्रा शुरू हो गई, देखिए बिल्कुल नहीं पता चला। उसमें भी हमने एक बात बोली थी कि जो वीआईपी दर्शन पिछली बार किए गए थे, फिर बाद में सरकार ने 1 महीने बाद वीआईपी दर्शन बंद करे थे। इस बार सरकार ने अच्छा निर्णय लिया कि वीआईपी दर्शन शुरू से ही कह दिया कि शुरू के 1 महीने में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। ये एक अच्छा कदम है। देखिए, जो सरकार अच्छा कदम उठाएगी चारधाम यात्रा का, उसका हमेशा स्वागत किया जाएगा। गरिमा जी, शायद आपको जानकारी हो, और मैं सभी को जानकारी देना चाहता हूँ इस जितनी मेरे पास है, कि होटल व्यवसायियों ने इस बार एक प्रश्न चिन्ह किया है सरकार से। सरकार ने इसमें 2 चीजें रखी हुई हैं गरिमा जी। एक, 50 साल से ऊपर वालों को अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण का टेस्ट पास करना होगा, या टेस्ट होगा, और दूसरा, वो किस होटल में रह रहे हैं इसका आपको बताना पड़ेगा। जो होटल व्यवसाय है उनको लगता है कि जब ये कौन कहाँ किस होटल में रहेगा, ये प्रश्न जब पूछा जाएगा, और अगर उनको होटल नहीं मिला तो शायद उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस पे शायद होटल व्यवसाय ने सरकार के पास अपनी आपत्ति जाहिर करी है, और उनकी एक बैठक हो चुकी है। शायद दूसरी बैठक में वो सरकार के सामने अपनी आपत्तियों को रखना चाहते हैं। और बिल्कुल, अगर देखिए, जो चारधाम यात्रा में ये जो 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, आज भी कल मुख्यमंत्री जी ने अपने पहले जो मैंने आपको कहा था स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, इसमें अपनी तरफ से जो उनकी तैयारियां हैं वो चल रही हैं। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है कि यात्रियों को बताना पड़ेगा कि उनका रात्रि स्टे किस होटल में है। अगर उनकी बुकिंग नहीं होगी तो शायद उनको आगे नहीं बढ़ा दिया जाएगा। ये जो कदम है, मुझे लगता है कि इसमें एक बार पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, जब यात्रियों का सैलाब उमटेगा इस प्रदेश के प्रति, चारों धाम के प्रति, और जब वो अपने अपने वाहनों से जाएंगे, जब या प्राइवेट वाहनों से जाएंगे, तो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एक समस्या सरकार के पास या इस प्रदेश में आने वाली है। इसका जितनी जल्दी हो सके उतना निवारण जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हमेशा हम बोलते आए हैं, आर्थिकी का सबसे बड़ा आर्थिक का पहलू इससे जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों का साल भर की आर्थिकी, जीवन यापन इस सबसे जुड़ा हुआ है। और पिछली बार अगर 10 लाख लोग कम आए तो कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ के लोगों की आर्थिकी पे पड़ा। हम चाहेंगे कि इस बार जो रिकॉर्ड पिछली बार का बना था उससे ज्यादा और ज्यादा रिकॉर्ड बने, लेकिन जो सुविधाएं हैं, जितनी बात सरकार कर रही है, वो धरातल में भी वास्तविकता में दिखना चाहिए। यानी यात्रियों के लिए अगर प्याऊ की बात आ रही है, पानी की समस्या, पीने की, पिछली बार हमने देखा था जहां यात्रियों को रोका गया था, गरिमा जी आप ही के पत्रकार गए थे, पानी की पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो ये सारी चीजें, छोटी मोटी जरूरी की चीजें अगर व्यवस्थित कर दी जाए
तो कोई भी विपक्ष में हो बैठा हो वो कभी इस चीज का विरोध नहीं करेगा। लेकिन जब सत्ता पक्ष बड़े भोलेपन से अपने दावे पेश करेगी और तब अगर वो वास्तविकता में धरातल में नहीं उतरते हैं तो मजबूर में विपक्ष को इस चारधाम यात्रा का विरोध करना पड़ता है या उनकी व्यवस्थाओं का विरोध करना पड़ता है। तो हम तो चाहेंगे कि व्यवस्था जो सरकार कह रही है वो जनता के सामने बिल्कुल वैसी ही हो, तो हम विपक्ष इनके साथ। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में राजेश सेमवाल जी हैं, तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम की ओर से। राजेश जी, स्वागत आपका भी। राजेश जी, कई बार हम देखते हैं जब लोग चार धाम यात्रा के लिए निकलते हैं बड़ी अव्यवस्थाओं का सामना उन्हें करना पड़ता है। गंगोत्री धाम के तो मार्ग पर भी इस बार हमने देखा था, एक वीडियो वायरल हुआ था, लोगों के पास चलने तो दूर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ उस मार्ग पर आ गए थे। आपको लग रहा है कि इस बार सरकार पूरी तैयारियों के साथ बिल्कुल रेडी है चार धाम की यात्रा करा पाने के लिए, जो दावे उसकी ओर से किए जा रहे हैं वो ठीक है? जय श्री गंगे। मैं वैसे तो इस बार सरकार जो अप्रैल मार्च से जो है तैयारी में लगती थी, लेकिन इस बार आपने देखा हो जनवरी से सरकार लगातार बैठकें कर रही है और जो इस चारधाम यात्रा में जितने विभाग लगे हैं उनको जो है दिशा निर्देश हो रहे हैं। लेकिन कभी कभी सरकार की तरफ से कुछ ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जो यजमान लोग हैं हमारी उन लोगों से बातें हो रही है, कई लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग आना चाहते हैं, कोई मई में, जून में, जुलाई में, अलग अलग समय पर जैसे लोगों को फुर्सत होती है वैसे आना चाहते हैं। एक तो सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो रजिस्ट्रेशन को लेकर के आ रही है। सरकार जो है ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ऑफलाइन का भी ऑप्शन रखा, उसके लिए ऋषिकेश में जो है 2-3-4 काउंटर जो भी बनाए, हमने स्पष्ट कहा था कि आप ऑफलाइन का ऋषिकेश में करवाइए, लेकिन जो नहीं करा पाता है ऋषिकेश में उसके लिए यमुनोत्री में, गंगोत्री में और केदारनाथ में, बद्रीनाथ में जो जहाँ चेक पोस्ट है उन स्थानों पर भी जो है रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि ऋषिकेश में, हरिद्वार में भी बहुत बड़ा जो जमघट है होने लगे और एक साथ अधिक यात्रियों को न छोड़ा जाए। क्योंकि जो कई लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं केवल एक ही धाम की यात्रा करते हैं, सिर्फ गंगोत्री की यात्रा करते हैं, वो लोग आए और यात्रा करने अपने जाएं। दूसरा, अभी जो एक विषय सरकार की ओर से आया कि आपको जो है होटलों की जानकारी देनी पड़ेगी। कई लोग हैं जो तो टूर ट्रेवल्स में आते हैं, जो व्यवस्थाएं रहती है उनकी, वो टूर के माध्यम से जो यात्रा करते हैं, तो उनको पता रहता है कि हमने रात्रि विश्राम उत्तरकाशी में करना है या जानकी चट्टी में करना है या गुप्तकाशी में, उनको सब मालूम रहता है। लेकिन कम से कम 60% लोग ऐसे होते हैं जो अपने वाहनों से आते हैं या अपने स्थानीय वाहनों जो जहां से आते हैं वहां से अपने वाहन बुकिंग करके लाते हैं, और उनका रहता है कि वो जैसे हरिद्वार से चलते हैं तो जहां पर उनको लगता है कि अब रात्रि हम आगे नहीं जा पाएंगे, वहीं आसपास में अपना जो है कम होटल देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक उसमें शर्त रखी गई है कि आपको होटल और होटल में आप क्या खाना खाएंगे, ये तमाम शर्तें उसमें मैं पेपर में पढ़ रहा था, ये सब तमाम शर्तें लिखी थी, इससे भी कहीं ना कहीं अव्यवस्था उत्पन्न होगी। दूसरा, एक अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि जो बाहर के जो ड्राइवर आएंगे उनको यहाँ पर जो है टेस्ट देना पड़ेगा। अब ये सबसे बड़ी विसंगति है। अगर मध्य प्रदेश से अगर किसी का, जबलपुर से अगर किसी का प्रोग्राम चारधाम यात्रा बनने पे आता है और वो अपनी गाड़ी वहां से, क्योंकि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तमाम स्टेटों से, महाराष्ट्र से तमाम वाहन जो है बाहर के स्टेट लोग अपनी सुविधा के अनुसार वाहन लाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे यहाँ की गाड़ी जाएगी तो हमें सुविधा रहेगी। अब वो लोग एक बार पहले ड्राइवर को जो है ऋषिकेश में भेजेंगे, वो यहाँ आकर के जो है परीक्षा देगा, फिर वो परीक्षा पास करेगा, फिर जा करके वो जो है यात्रियों को बिठाएगा। तो ये बहुत कुछ ऐसी जो चीजें जिनसे विसंगतियां हो रही है, और अगर शुरू में ही अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट आने शुरू हो जाएंगे तो निश्चित तौर से इससे जो है चारधाम की यात्रा प्रभावित होगी। लोगों का जिनका मन बना हुआ है कि हमें चारधाम यात्रा में जाना है या पर्टिकुलर एक तीर्थ में जाना है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्री, कोई एक ही धाम की यात्रा करना चाहते, उन लोगों को इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि कई लोग हैं जो दिल्ली से, गुड़गांव से, आपके उत्तर प्रदेश में तमाम जनपदों अपने वाहनों से आते हैं, उनको जो है सोचना पड़ेगा। और सरकार अगर ऐसी बयानबाजी करती रहेगी तो इससे निश्चित तौर पर यात्रियों की संख्या में जो है गिरावट भी आएगी। लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब आदमी घर से निकलेगा तो वो 10 बार सोचेगा कि मैं कितने दिन परेशान हो जाऊंगा। क्योंकि आदमी जो निकलेगा वो अपना, हमारी यात्रा चारधाम की यात्रा जो है 8 से 10 दिन में पूरी होती है, और उसको ड्राइविंग का टेस्ट देने में और तमाम व्यवस्थाओं में अगर 2 से 3 दिन रजिस्ट्रेशन कराने में अगर 2 से 3-4 दिन जो है हरिद्वार में रुकना पड़ेगा, तो लोगों के लिए जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी। सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे जो बाहर का यात्री आए उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और निर्विवाद होकर के जो है चारधाम यात्रा करे। अभी मैं सुन रहा था कि उसमें जो है ग्रीन कार्ड बनेंगे, आप ग्रीन कार्ड बनाइए, लेकिन क्या फायदा आपका ऋषिकेश में उन ग्रीन कार्डों को बना करके जो चारों धामों में जो है
कम से कम वो ग्रीन गाड़ियों की जो है 1000 जगह पर जो है चेकिंग हो जाती है। तो जब वो एक बार उसकी जो है बैरल पे चेकिंग हो जाए, अगर उसके ऋषिकेश में चेकिंग हो गई तो गंगोत्री में, यमुनोत्री में, गुप्तकाशी में, तमाम स्थानों पे चेक पोस्टों पे देखा ना, पुलिस गाड़ी को किनारे लगाती है, अपने कागज दिखाओ। तो वो तमाम का जब उन सब चीजें जो है बार बार दिखानी पड़ेगी तो उस ग्रीन कार्ड का कोई महत्व नहीं है। ये ऐसी व्यवस्था हो जाए कि गाड़ी जो है ऋषिकेश से निकले, ऋषिकेश में जो है चेक पोस्ट लगे, चाहे वो श्रीनगर मार्ग पर हो, चाहे वो यमुनोत्री मार्ग पर, गंगोत्री एक चेक पोस्ट लगे, वहां पर सबकी गाड़ियों की चेकिंग हो जाए। उसके बाद गाड़ियों के वाहनों के जो है कागजों की जो है जगह जगह उनको अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए, और न ही जो है तमाम जगहों पर जो है भीड़ लगी। पिछली बार देखा हमारे हिना में जो चेक पोस्ट है उस पे जो है 10-10 किलोमीटर की जो लाइनें लग गई। तो हमारा तो अनुरोध है सरकार से कि हमारी ये पौराणिक यात्रा है, लोग बहुत मनोभाव से आते हैं, माँ भगवती गंगे के दर्शन करते हैं, यमुना जी के दर्शन करते हैं, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं। और जो लोग बाहर से आते हैं उनको यहाँ पर जो है पर्यटन के साथ, धार्मिक यात्रा के साथ जो पर्यटन भी जो है हमारे यहाँ पर साहसिक पर्यटन, लोग पहाड़ों के साथ हमारे जो पहाड़ हैं उनकी खूबसूरतियों को देखने का भी एक मौका मिलता है। कई उद्देश्यों को लेकर के आदमी जो है इन पहाड़ों में आता है, हमारी रोजी रोटी चलती है, तमाम व्यवस्थाएं चलती है। तो मेरा तो अनुरोध रहेगा, हमने पूर्व में भी कहा है कि यात्रा को चाक चौबंद किया जाए, और जो व्यवस्थाएं हैं जहां जाम लगता है वहां पर पुलिस लगाई जाए, होमगार्ड्स के जवान लगाए जाए, ताकि जो जाम न लगे, एक तरफ के वाहन है एक तरफ के वाहन जाए। इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए जो है, और सरकार की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आए कि ड्राइवरों को जो है टेस्ट देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो है वहां रुकना पड़ेगा, आपको जो है भोजन का डिटेल देना पड़ेगा, होटल का डिटेल देना पड़ेगा। इन तमाम बातों को अगर ये बातें आनी शुरू हो जाएगी शुरू में ही, तो लोगों को जो इनका मई जून का जो प्लान बनना हुआ वो प्लान जो है बदलना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर यात्रा में फर्क पड़ेगा। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं चारधाम की तैयारियों को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए रतनमणि ढोभाल जी का रुख करते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत सर आपका भी। रतनमणि जी, चारधाम की तैयारियां क्या वाकई ठीक होती हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए? जो विरोधी विपक्षी दल हैं ये आवाज उठाते हैं, लेकिन आंकड़े तो लोगों के भी कुछ और कहते हैं। जब चारधाम से तीर्थयात्री वापस लौटते हैं, जो श्रद्धालु वापस लौटते हैं, वो भी अपना अनुभव साझा करते हैं, तो कई तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती, चाहे घोड़ा खच्चरों के साथ हो, इंसानों के साथ हो, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कई जगहों पर मनमानी वसूली की जाती है। इन सभी चीजों पर क्या वाकई तैयार होती है सरकार? देखिए गरिमा जी, सरकार का काम है, सरकार तो तैयारी करती है, लोग भी यात्रा की तैयारी करते हैं, तो उस हिसाब से सरकार भी यात्रा की तैयारी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस समय ठीक समय पर वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तैयारी जानी चाहिए नीचे तक। अब जैसे अभी मैं तो ये सोच रहा था कि आप घाम तापों के पे आज डिबेट करने वाले हैं, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री ने, सरकार कह रही थी कि शीतकालीन हम यात्रा करेंगे, तो हमारे तो जो ब्रांड करते हैं उसको प्रधानमंत्री शीतकालीन यात्रा के लिए ग्रीष्म काल दस्तक दे रहा है, और वो शीतकालीन यात्रा के लिए आए और कह गए कि घाम तापो। अब तो आगे फिर गर्मी आएगी। वो इसका मतलब दो चीजें हमारी छूट गई हैं, शीतकालीन भी छूट गया है और घाम तापो भी छूट गया है, और आगे गर्मी में आएंगे। खैर बहरहाल ये बात है। वो मैं इसलिए घाम तापो वाला कहा, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है यात्रा। अगर वो चल जाए तो वो लोगों के सेहत के लिए भी फायदेमंद है, और हमारे आर्थिकी की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकती है। लेकिन ऐसी यात्राओं के लिए सरकार को पहले से निश्चित स्थान चिन्हित करने पड़ेंगे कि यहाँ पर आप घाम तापने के लिए जा सकते हैं।
और वो उसके लिए भी व्यवस्था करने की जरूरत है। वो ये इसको चलाने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ कि सरकार को इसको प्राथमिकता में अपना रखना चाहिए पर्यटन के उसमें, कि हम इस यात्रा को चलाएं सफलतापूर्वक। जैसे हम सर्दियों में बर्फ देखने के लिए लोग मसूरी जाते हैं और भी जगह पे जाते हैं, लोग घाम देखने भी और घाम तापने भी उत्तराखंड में आए। ये एक हमारे लिए जो आर्थिकी स्थिति है उसके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए भी सरकार को पर्यटन की दृष्टि से तैयारी करनी होगी। अब जो अभी आप ये यात्रा चार धाम यात्रा की बात कर रहे हैं, अभी पुरोहित जी ये कह रहे थे, मुझे उनकी बात पे लग रहा हो सकता है कि मैं वो तो ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर ये सरकार ये लोगों को, जैसे वो कह रहे कि गुजरात से और दूसरे लोग के यहाँ से उनको नहीं जाने दे, अगर उनके ड्राइवरों का प्रशिक्षण होगा। मैं ये चाहता हूँ कि उत्तराखंड में हिल एरिया है, उसके लिए प्रशिक्षित जो चालक है उसकी निश्चित रूप से आवश्यकता की जरूरत होगी। और ऐसे में अगर सरकार इसके लिए तैयार है तो सरकार यहाँ पर ये जो एजेंसियां लाती हैं, जो टूर एजेंसियां, उनको उनके साथ ये वो कर ले कि हम आपको उत्तराखंड में ड्राइवर उपलब्ध कराएंगे, हरिद्वार में या देहरादून में आप वहां तक आइए और वहां से हम ड्राइवर आपको उपलब्ध कराएंगे। आपने अपने ड्राइवर जो शुल्क देना वो शुल्क की मजदूरी की व्यवस्था रह जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सरकार इस काम को अब हाथ में ले अपना, कि यहाँ के कुछ लोगों को जो चालक हैं उनको वो रख ले और वो यात्रा काल में उनको भी कुछ लाभ हो जाए और यात्रा कुशलता पूर्वक संचालन हो। कोई दुर्घटना ये अप्रशिक्षित हिल एरिया का ड्राइवर नहीं है, कोई दुर्घटना हो जाए उससे अगर बचा जा सकता है, ये अगर उद्देश्य सरकार का हो उसके पीछे, तो वो अच्छा है। एक दूसरी कड़ी इसमें ये आती है, मेरा जो अनुभव है, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर हरिद्वार में, आप जो आपने कह दिया जो पीली प्लेट है उसका तो आप ग्रीन कार्ड बनाएंगे तब आप जाने देंगे, लेकिन जो सफेद वाले जो प्राइवेट गाड़ियां हैं, वो बहुत सारे ट्रेवल एजेंट्स हैं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इधर से जो प्राइवेट गाड़ियां उठा के ले आते हैं। यहाँ आप हरिद्वार इस केस में देखेंगे बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं, तो वो तो वैसी जाती हैं फिर, तो वो उनको भी इनके साथ वो उनको नुकसान होता है। फिर जो ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए होते हैं उनको आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है, और ये जो चोर दरवाजा है ये धैर्य है, ये चलता रहता है। तो ये बंद होना चाहिए। और ये हो कि जो बाहर से बड़े व्हीकल आते हैं, गाड़ियां आती हैं, उनको अगर हिल का आप प्रशिक्षित चालक दे दें जो गाड़ी कुशलता से ले आए वापस, वहाँ ऋषिकेश में छोड़ दे या हरिद्वार में छोड़ दे, यहाँ से वो अपना ले जाए, जिसकी गाड़ी एजेंसी उसका ड्राइवर तो रहेगा यहाँ पे वो साथ में। तो ये उससे हमें ये यात्रा तो कुशल होगी और हमारे लोगों को कुछ को आर्थिक लाभ होगा, उसको मजदूरी मिल जाएगी। ये सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो ये वो कर सकते हैं। दूसरा मैं ये बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास स्टाफ की बहुत सारी कमी है। सरकार हाथ पैर तो फैला देती है, मुख्यमंत्री ने बात करते बहुत ठीक बात है, लेकिन उतना हम कुछ जो यात्री आ रहे हैं उनको भी हम ट्रेन कर सकते हैं कि वो अपने साथ में, आधुनिक समय हो गया है, बड़े लोग यात्रा करने आते हैं, वो अपने साथ बीपी या टेम्परेचर नापने का या शुगर नापने का आजकल उपकरण आ रहे हैं, वो भी अगर इसका भी प्रचार हो कि वो साथ में लेके आए, हम सुविधाएं आपको देंगे, उपलब्ध करेंगे। स्वास्थ्य कर्मी हमारे वहां पर रहेंगे, वो भी होगा, लेकिन इमरजेंसी अगर होगी कहीं पर नहीं मिले तो ये ना हो कि आपका शुगर किसी नहीं देख पाया, कोई बीपी नहीं देख पाया, इसलिए ये दिक्कत आ गई। ये शिकायतें भी आती रहती हैं। तो वो मतलब बहुत जमीनी स्तर पर तैयारी करने की जरूरत है, और ये जो अधिकारी हैं, जो स्टाफ है, इसको ट्रेन करने की, हमारे अपने लोगों को पर्यटन में कुछ ज्यादा करने की जरूरत है। और ये जो अभी आपने ये सवाल किया था कि जो व्यवस्थाएं वो होटल वालों की, जी,
अब इस पर कोई कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों ये ऐसे कहा गया होगा। अब मेरी समझ आ रही है तो मैं तो यहाँ पर यहाँ से चला हूँ और मुझे तो लग रहा है कि मैं अच्छी जगह मुझे लगे शिवपुरी में, तो मैं मन में आया उसका कि यार एक रात शिवपुरी में रह लेते हैं। ये एक रात हम ब्यासी में रुक जाते हैं, देवप्रयाग रुक जाते हैं। अगर आप वहां पर आप कहेंगे कि वो होटल वाले का उसका स्वास्थ्य का और खाने का और उसका सारा उसको वो रखना पड़ेगा, मैं ये समझता हूँ कि ये जो कंडीशन आप लगा देंगे तो उससे यात्रा पर ही असर पड़ेगा। और मैं समझता हूँ सरकार भी इस दिशा में कुछ सोचेगी कि इतने सख्ती की जरूरत नहीं है, हमें ढील की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये जरूर है सुरक्षित यात्रा होनी चाहिए और वो हमारा राज्य का बदनामी नहीं होनी चाहिए। तो दुर्घटना हो जाती है, हम लोग भी बोलते हैं, सब कहते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा ना कि इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए कि अब बर्फ में आप बर्फ गिर रही है, आपने उतने मजदूर वहां पहुंचा दिए, आप सड़क चौड़ी करने में लग गए, बर्फ गिर गई, वो मर गए 8 लोग, 55 लोग वहां फंस गए, 8 लोगों की जान चली गई। तो ये उत्तराखंड में हमेशा ऐसी संभावना रहती है और इस पर सरकार की भी बदनामी होती है, प्रदेश की बदनामी होती है। इससे बच के हमें सुरक्षित यात्रा, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित यात्रा करें, ज्यादा से ज्यादा अच्छी व्यवस्था हो। देखिए, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार एक नियम बनाती है, रजिस्ट्रेशन कराकर ही आए। लेकिन कई लोग, आप सबने भी इस बात को स्वीकार किया कि कई लोग बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी गाड़ियों से जो पहुंचते हैं, इनके साथ समस्या ये हो जाती है कि बहुत अच्छी बात कही कि इन्हें जब रात होने लगती तब ठहरना होता है। अब वहां पर पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है, ये बड़ी बात होती है। राजेश मिश्र जी के पास में फिर से चलेंगे। राजेश जी, क्या रजिस्ट्रेशन ना कराकर आने के चलते ही दिक्कतें होती हैं या फिर दिक्कतें कहां पर आती, क्योंकि ये स्वीकार आप भी करेंगे कि दिक्कतें होती हैं, कितने सारे लोगों की जान चली जाती है, हमने देखा है कई बार मेडिकल सुविधाओं के अभाव के चलते लोगों की जान चली जाती है। इस बार आपने हेल्थ सर्टिफिकेट मांग लिया है, लेकिन क्या ये काफी होगा? पूर्व अनुभवों से वर्तमान सरकार किसी भी प्रदेश में किसी भी तरह का, अगर कहीं मेला लग रहा है, कोई दर्शनों के लिए आ रहा है, जैसे हम मथुरा की बात करते हैं, वृंदावन की बात करते हैं या तमाम तिरुपति बालाजी की बात करते हैं, देश में जहां जहां पे तीर्थ स्थल है वहां के लिए जो भी वहां की मौजूदा सरकार होती है वो गाइडलाइंस तैयार करती है। और उसी प्रकार से हमारे प्रदेश की सरकार भी निरंतर एसओपी तैयार करती है और जितने तीर्थयात्री आते हैं उन सबसे विनम्र निवेदन किया जाता है कि आप लोग जो एसओपी दी गई है, कृपया एसओपी के अनुसार ही यात्रा पे आगे बढ़े, अपनी मनमर्जी से कहीं ना बढ़े। उन्हीं चीजों के एहतियातन ही जितनी बातें अभी हम सुन पा रहे, जितने हमारे सभी सम्मानित विद्वान साथी यहाँ बैठे, उन्होंने अपनी अपनी बात, अपने अपने सुझाव और अपने अपने अनुभव रखे प्रदेश से सुनकर। हर वर्ष वो भी डिबेट पर बैठते हैं, हर वर्ष वो भी यात्राओं के मार्गों पर जाते हैं। लोकल हम लोग क्षेत्रीय नागरिक होने के नाते सारी परिस्थितियों से भिज्ञ हैं। अब मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो देश विदेश से लोग आते हैं वो कृपया जब भी इस यात्रा पे आए, यात्रा आपके लिए बनाई गई है, लेकिन अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो यात्रा में परेशानी आपको भी आएगी, सरकार को भी आएगी। अब सरकार जिन जिन चीजों की व्यवस्था दे सकती है, सरकार ने सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, स्वास्थ्य शिविर के लिए, विद्वान और वरिष्ठ जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी व्यवस्था, गर्म पानी ठंडे पानी की व्यवस्था, घोड़े खच्चरों के लिए पानी की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य हेल्थ चेकअप के लिए पशुपालन विभाग के डॉक्टर्स की कर्मचारियों की टीम का गठन करना, उसके साथ साथ 24 घंटे आपको वहां पे हेल्पलाइन की व्यवस्था देना, पुलिस की टीम का लगना, क्षेत्रीय प्रशासन का लगना, यह तमाम वो व्यवस्थाएं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात है, आरटीओ की टीमें लगती हैं, पीआरडी लगती है, होमगार्ड लगते हैं, ऋषिकेश से ही जाम लगना शुरू हो जाता है। तो कई सारी व्यवस्थाओं में सहयोग आम जनता का भी चाहिए होता है, उन श्रद्धालुओं का भी सहयोग चाहिए होता है जो आना चाहते हैं, दर्शन अच्छे से करना चाहते हैं। बल्कि अभी जो मैं बात पढ़ पाया, जैसे सभी साथियों ने पढ़ा, मीटिंग में क्या हुआ कैसा, वही मैं भी पढ़ के बता पा रहा हूं कि एयर एम्बुलेंस तक की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी समय किसी श्रद्धालु को अगर किसी तरह चिकित्सा की व्यवस्था अगर आकस्मिक चाहिए होगी तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है। उसके बाद अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग करेगा हेलीकॉप्टर के टिकट्स की, उसके लिए विजिलेंस रखी हुई है। कोई ट्रांसपोर्टेशन ठीक से नहीं करेगा, उसका चेकअप रखा हुआ है। तो मैं ये मानता हूं कि कोई भी प्रदेश की सरकार, खास तौर पर जब आर्थिकी की बात आती है, खास तौर पर जब इतने बड़े धाम पे लोगों के आने की बात आती है, खास तौर पर जब इतनी बड़ी संख्या के उत्तराखंड में आने की बात होती है,
तो कोई भी सरकार ये कमी बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, ये लापरवाही बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। जैसे आदरणीय डोभाल जी ने कहा अभी कि किसी भी प्रकार से अपने ऊपर आने वाली बात या देश का संदेश उन श्रद्धालुओं के माध्यम से विभिन्न कोनों में जाने वाला ऐसा कोई कमजोर कड़ी नहीं छोड़ेगी जिससे प्रदेश में दोबारा आने वाले श्रद्धालुओं को सोचना पड़े। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी श्रद्धालु आए वो प्लीज एसओपी का पालन करें। उत्तराखंड और यहाँ के लोग, यहाँ के धाम आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप आइए, न खुद को परेशानी में डालिए, न सरकार को परेशानी में डालिए। अगर आप नियम कानूनों का पालन करेंगे तो वाकई सरकार आपको एक सुगम और सफल यात्रा देगी। आप जिस भाव से उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, आपके सभी मनोकामनाएं और भाव पूरे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बात को श्रद्धालुओं ने समझना होगा। बाकी हमारे विद्वान साथी समय समय पर जब डिबेट्स होती है अपने सुझाव देंगे और निरंतर सरकार उन सुझावों पे ध्यान देगी और कोई कमी लगेगी तो हर वर्ष की तरह जैसे बदलाव लाने की बात आ रही है, इस बारी भी जो अच्छे और बेहतर विकल्प हमारे लोगों के लिए हो पाएंगे वो बिल्कुल रखे जाएंगे। ठीक है, आशीष जी कुछ कह रहे हैं। आशीष जी। जी मैं बोलूं? हाँ जी सर, आपके पास ही आए। हाँ देखिए, जो बातें मैंने पहले कही है कि जो कही जाती है बातें वो पूरी, वो तो लगता है कि बहुत अच्छी यात्रा में सुविधाएं दे पाने में हम सक्षम होंगे, लेकिन मैं जिन मुद्दों को उठा रहा हूँ वो यात्रा में भारी यात्रियों की संख्या से नहीं है, प्राकृतिक आपदा से नहीं है, वो मानव जनित है। कुछ लोग जो इस यात्रा रूट पर जिम्मेदार बैठे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही गड़बड़ करते हैं। सबसे पहली चीज तो मंदिर में दर्शन करने में भी परेशानी होती है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट कराकर और लोगों को धक्का देकर जिस तरह से वीआईपी लोगों को दर्शन कराया जाता है, ये कल्चर कम से कम उत्तराखंड में खत्म होना चाहिए। ये जो कल्चर है यही है कि जो बहुत से जो श्रद्धालु हैं जब भीड़ में खड़े होते हैं तो भगदड़ मचने का यही कारण है। पिछले वर्ष की यात्रा में 240 लोगों की मृत्यु हुई है और हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो समझ लो हमें कोशिश कर रहे हैं कि इस बार एक भी ऐसी दुर्घटना ना हो। दूसरा विषय क्या है कि जब यातायात चलता है, तभी राजेश बिष्ट जी ने भी कहा कि जाम लगता है। जाम लगने के कोई बहुत ज्यादा लंबे चौड़े कारण नहीं है, किसी बड़े रॉकेट साइंस की जरूरत है। हमें मालूम होता है जाम कहाँ लगता है और क्यों लगता है। सड़कों पर गाड़ी तिरछी खड़ी कर देंगे, उनका मैनेजमेंट नहीं होगा, और जो अगर कोई गाड़ी चलाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल हो या कमर्शियल व्हीकल हो, गड़बड़ी करता है तो उसका तत्काल चालान भी काटा जाना चाहिए। अब मैंने देखा कि जिस तरह से आरटीओ साहब का जो मोटिव है वो है कि फिटनेस रजिस्ट्रेशन में 400 और 600 रुपए ले ले, बस। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि जो लोग गलत ड्राइविंग करेंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे, उनके भी चालान काटने पर कोई ध्यान देना है। पर्यटक पुलिस की आवश्यकता उत्तराखंड में निश्चित रूप से है। यहाँ लगभग 12 महीने उत्तराखंड में पर्यटन चलता ही रहता है, तो पर्यटक पुलिस की भी आवश्यकता है जो स्पेशलाइज हो इस तरह के ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने के लिए। और जहाँ जगह जगह पर छोटी छोटी जगहों पर भी कहीं हम अगर 4 गाड़ियों की पार्किंग, 10 गाड़ियों की पार्किंग भी बना पा रहे हैं तो वो भी एक अच्छी चीज हो सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि प्राकृतिक जब आपदाएं आती है तो उसके समय पर सूचना हो, चाहे बारिश हो या किसी भी तरह की सूचना आ जाए तो उस हिसाब से हम पूरे यात्रियों को मोबिलाइज करना शुरू करें और उनको यदि किसी कारण से, चाहे जाम हो या प्राकृतिक आपदा हो, यदि रोकना पड़ रहा है कहीं पर, तो वहां पर एक सामान्य जन सुविधाएं, कोई विशेष सुविधाएं नहीं मांगते यात्री, सामान्य पीने का पानी, सैनिटेशन और ये सब चीजें मांगते हैं। तो ये चीजें परमानेंट उपलब्ध हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम सरकार करना चाहिए। वरना जो जिस तरह का ये इन बैठकों में मुख्यमंत्री जब बैठते हैं, किस तरह की लीपापोती होती है हम अच्छी तरह परिचित हैं। अधिकारी बहुत बड़े बड़े दावे करेंगे और बाद में दिखाई भी नहीं देते, और इस तरह की चीजें हैं। तो सड़कों में यदि कहीं कमियां हैं तो उनको तत्काल ठीक कर दिया जाए। बहुत बड़ा काम नहीं है, पीडब्ल्यूडी को आप निर्देश दें कि तत्काल वो ठीक करें। और दूसरा, जो कठिनाई यात्रियों को उठानी पड़ती है, क्योंकि देखिए बड़ा पूरे देश से लोग आते हैं, तो जब पहाड़ में चढ़ेंगे तो चलने की जगह भी कम है, सब कुछ कम है। तो एक कम से कम व्यवस्था ऐसी बने, क्योंकि ये सब काम वो है जो सरकार कर सकती है। वीआईपी दर्शन पर रोक लगा सकते हैं। आपको ध्यान हो पिछली बार केदारनाथ में एक थार गाड़ी को हेलीकॉप्टर से उतारा गया, और आज तक भी हम पूछ रहे हैं भाई थार गाड़ी किसकी थी, किस लिए लाई गई थी, वो आज तक पता नहीं चला। तो ये जो अनभिज्ञता है, ये अधिकारियों की जानबूझकर किए गए भ्रष्टाचार, या बिल्कुल कहते हैं कि लोगों के जीवन पर तलवार लेकर ये बैठे हैं, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है तो ये भी पता नहीं चल पाता। हम इस बात को गंभीरता से लें, और मुख्यमंत्री जी कम से कम राजेश बिष्ट जी की बात को ही मान ले, इनसे पुरा के पूछ ले कि बताइए बिष्ट जी क्या करना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि वहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका तो केवल एक उद्देश्य है, भ्रष्टाचार करना। वो तो ये देख रहे हैं कि जब फिटनेस टेस्ट होगा
तो कहीं 19-20 होगा तो क्या ऊपर नीचे दाएं बाएं ले सकते हैं। इसके अलावा कहीं कोई उद्देश्य है ही नहीं। जिस तरीके से पूरी ब्यूरोक्रेसी के बहुत बड़ा हिस्सा केवल भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, ये बड़ा गंभीर मामला है। इन लोगों की जान तक का खतरा बच जाता है। समय पर सूचनाएं जब आप लोगों के रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, दरअसल क्या है कि हमारे जो अधिकारी हैं जब विदेश जाते हैं और वहां पे क्राउड मैनेजमेंट सीख कर आते हैं, तो पहला पन्ना तो नहीं याद रहता है। जब आपने सबके मोबाइल नंबर ले लिए और आपको मालूम है वो यात्री किस रूट पर है, तो उसके मोबाइल पर वो सूचना भेज दो, आप उसको फोन करवा दो कि भैया अगर आप गंगोत्री के लिए आप कह के गए थे, यदि आप गंगोत्री में तो आज वहां बारिश आने की संभावना है, आप थोड़ा देख के रखना। तो ये सब चीजें मोबाइल से भी ऑपरेट हो सकती है, इनको समय पर सूचना मिले। और यदि सूचना प्राप्त करनी है किसी व्यक्ति को तो उसके लिए एक आसान सरल सुविधा हो। इसके लिए तो बहुत अच्छा सिस्टम हमारे उत्तराखंड में बन सकता है, बशर्ते कि अधिकारियों की, तो मैं अधिकारियों पर बार बार इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि नेताओं को मिसगाइड वही करते हैं। अभी हमारे इन्होंने कहा, जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, कि सतपाल महाराज जी ने एक बयान दिया जिससे एक गलत मैसेज जाना शुरू हुआ। सतपाल महाराज जी तो स्वयं से तो बयान दे नहीं रहे, किसी अधिकारी ने उनको कान में फूंक दिया होगा, उन्होंने बोल दिया। अब बोलने की जिम्मेदारी, मतलब बोलने के लिए जिम्मेदार तो है नहीं, वो तो सतपाल महाराज जी का चेहरा सामने आ गया। अब आप देखिए कि उत्तराखंड में टिहरी जो झील है उसमें नाव उतारने की बात की, सतपाल महाराज जी ने अपने ही बेटे को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया। अब उनकी फिटनेस कौन चेक करेगा? तो ये चीजें संभव नहीं है। इसलिए मेरा 2 बिंदुओं पर राजेश मिश्र जी से भी कहना है कि आज शाम को मुख्यमंत्री जी को फोन करें कि नंबर 1 वीआईपी दर्शन के नाम पर जो नौटंकी वहाँ होती है नहीं, लेकिन इस बार तो वीआईपी दर्शन पर रोक भी लगा दी गई 1 महीने के लिए। नया नियम, मुझे लगता है इस नियम की सराहना करनी चाहिए। और जी 1 महीने के लिए, पहले 1 महीने के लिए तो वीआईपी दर्शन पर रोक है, इससे कुछ राहत मिलेगी। वीआईपी दर्शन पर परमानेंट रोक लगने में कोई समस्या नहीं है, लगाइए वीआईपी दर्शन पर रोक, कोई जरूरत नहीं किसी वीआईपी को वहां जाने की। सर फिर आपत्ति भी राजनीतिक लोग सबसे ज्यादा करते हैं। ये आवश्यक इसलिए है, मैं आपको गरिमा जी बता दूं, लाइन में जब खड़ा होता है श्रद्धालु और भक्ति भाव से खड़ा होता है और वहां जब 4 पुलिस वाले साथ चलते हुए धक्का देकर निकलते हैं तो उसकी आस्था को बहुत ठेस पहुंचती है, पहली चीज। दूसरा, पूरे यात्रा रूट पर अगर उसे पानी नहीं मिल रहा है, वो सैनिटेशन की सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं भागदौड़ में दिक्कत हो रही है। सरकार उपलब्ध कराए, मुख्यमंत्री जी भले ही अपनी फोटो लगा ले, प्रधानमंत्री की फोटो लगा ले। अब शौचालय की बात पूरे देश में करते हैं, यात्रा मार्ग पर शौचालय की उपलब्धता कम है तो वो बहुत उनमें पानी नहीं है। तो ऐसा ना, ये जो डबल स्टैंडर्ड आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये अधिकारी अगर सामने बैठे हो इस मीटिंग में, अगर मेरे जैसे व्यक्ति को बुलाया जाए तो मैं तो इनकी खाल खींच लूं बढ़िया करके कि आप यात्रियों की लाश पर बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। चलिए सर, लौटेंगे आपके पास में। तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम के राजेश जी लगातार बने हुए, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। राजेश जी, पहले 1 महीने के लिए वीआईपी दर्शन पर रोक है, आप इसके समर्थन में हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? क्या अभी कह रहे हैं आशीष जी कि पूर्णतः रोक लगनी चाहिए वीआईपी दर्शन पर, लेकिन सर राजनीतिक दलों के लोग ही अधिकतर पहुंचते हैं ज्यादातर, और अभी अगर रोक लग जाए तो सबसे ज्यादा समस्या होगी। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि वीआईपी मूवमेंट के चलते दिक्कतें बहुत आम श्रद्धालुओं को उठानी पड़ती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? सरकार का ये अच्छा निर्णय है कि यात्रा मई बल्कि इसको जो है 15 जून तक रखना चाहिए कि वीआईपी मूवमेंट ना हो। लेकिन हम तो तीर्थ स्थानों पर बैठते हैं, केवल ये जो प्रतिबंध लगता है कि वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा, ये केवल दिखावे का होता है। बड़े लोग नहीं आते हैं, वो मंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े लेवल के अधिकारी नहीं आते हैं, तमाम लोग आते हैं। और वो जिलाधिकारी से लेकर के, तमाम सचिवों से लेकर के, मुख्यमंत्री कार्यालय से, तमाम जगह से लोग जो है अपने पास बना लेते हैं और धामों में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो बड़े स्तर के वो नहीं आते हैं। अच्छी पहल है कि वीआईपी ना आए, ताकि जो है आम आदमी को जो है सुगमता से दर्शन हो सके। वीआईपीओं के लिए 15 जून के बाद आप खोलिए, 15 जून के बाद यात्रा का जो है थोड़ा सा दबाव कम हो जाता है। लेकिन मेरा तो हम राजेश मिश्र के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो आपने ड्राइवरों के प्रशिक्षण वाली बात लाई है, ड्राइवर प्रशिक्षणों को जो है इस कॉलम को हटाइए और ये कहिए कि जो ड्राइवर कोई लाए वो प्रशिक्षित ड्राइवर लाए, 5 साल, 7 साल, 10 साल आप उसका जो है एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट रखिए कि उसको जो है वाहन चलाने का 10 साल का एक्सपीरियंस हो उसके पास। और ये होटलों वाली जो बाध्यता है ये ना हो, और जो ये ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन वाली बात है इसको आप
देहरादून में वो हरिद्वार ऋषिकेश में तो होगा ही जो करवाना चाहें, लेकिन इसकी जो है धामों में भी जो हमारे जो चेक पोस्ट बने उन पर भी व्यवस्था हो, ताकि लोगों को, अगर आप अधिक लोगों को ऋषिकेश में रजिस्ट्रेशन के लिए रोक देंगे, जैसे जैसे लोगों के रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो जाएंगे, लोग देर रात भागना शुरू करेंगे और धामों में फिर जो अव्यवस्था बनने लगेगी। इसलिए ये रजिस्ट्रेशन का जो खेला हो रहा है, इससे बहुत बड़ी अव्यवस्थाएं हो रही है, आप इसको देखिए। और इन तमाम व्यवस्थाओं को जिस प्रकार से सरकार इस बार वैसे मुस्तैद दिख रही है, जनवरी से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिलाधिकारियों को निर्देश हो रहे हैं, तमाम हमारी भी यहाँ पर जो है कई अधिकारियों से बैठक हो रही है, एसडीएम बैठक ले रहे हैं, नगर पंचायत बैठक ले रही है, पुलिस कप्तान बैठक ले रहे हैं, डीएम साहब बैठक ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हो रही है। ये उत्तराखंड है, यहाँ थोड़ा सा आपदाओं का भी रहता है, अभी बर्फ बहुत ज्यादा गिर गई तो बहुत परेशानियां भी हो गई। ये सब चीज तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन जो है चाक चौबंद करेगा और यात्री बहुत अच्छे हैं। लेकिन जिस प्रकार की ये जो मैसेज आ रहे हैं कि ड्राइवर का प्रशिक्षण हमारा चाहिए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का होगा, होटलों का विवरण दें, इससे निश्चित तौर पर जो है यात्रा पर फर्क पड़ेगा। ऐसा सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट ना आए जिससे जो है यात्रा बाधित हो, ये हमारा निवेदन है। ठीक है, उम्मीद है कि इन सारी चीजों को सरकार जरूर संज्ञान में लेगी और जो यात्री पहुंचेंगे उनकी सुविधाओं के लिए पूरी तैयारी सरकार की ओर से की जाएगी। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे थे चारधाम की तैयारियों को लेकर। एक तरफ विपक्ष है जो लगातार सत्ता पक्ष पर तैयारियों को लेकर सवाल उठा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी जो कमियां आएंगी उसको लेकर पहले से सरकार को सजग कर रहा है। उम्मीद है सरकार इन सभी चीजों पर विशेष ध्यान देगी और पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी समस्या नहीं होगी। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।